अब देखिएगा, लास्ट वीडियो में बेसिस के बारे में डिस्कस हो चुका है कि बेसिस किस प्रकार से होता है। कोई वेक्टर स्पेस का सबसेट अगर LS इजिकल टू V को फॉलो करता है और S सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होता है तो वो बेसिस होता है। अब ये उससे आगे थ्योरम सेकंड है, एक्जिस्टेंस थ्योरम। ये थ्योरम हमसे कहती है देयर एग्जिस्ट्स ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो जो हमारी एक्जिस्टेंस थ्योरम है वो थ्योरम ये कहती है कि कोई भी फाइनाइट वेक्टर स्पेस अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए बेसिस जरूर होगा। अब यहाँ थ्योरम का प्रोसीजर आप समझ लीजिएगा, थ्योरी इसमें थ्योरम में बहुत है। यहाँ पर मैं एक सबसेट लूंगा जो वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा और उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी LS इजिकल टू V। जब वो LS इजिकल टू V होगा तो हम कहेंगे कि S इज ए सेट ऑफ Li वेक्टर्स। LS इजिकल टू V तो फॉलो हो चुका है। जब हम ये कहेंगे कि S इज ए सेट ऑफ Li वेक्टर्स तो प्रूव हो जाएगा S इज बेसिस। फिर संभावना तलाशी जाएगी कि यदि S जो है वो सेट ऑफ Li वेक्टर्स नहीं है बल्कि LD वेक्टर्स है, तो अगर वो LD वेक्टर का सेट है तो वो बेसिस नहीं हो सकता। तो LD वेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी होती है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम उस सेट में से एक वेक्टर को कम करके एक नया सेट बनाएंगे। नए सेट का नाम मान लो S1 डाल देंगे। अब एक वेक्टर कम हो चुका होगा, उसके बाद हम नए सेट का नाम अगर S1 डालते हैं तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि LS1 इजिकल टू V होगा। और इसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 की थ्योरम का सहारा लेंगे कि अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई भी वेक्टर अपने पीछे वाले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन के पदों में खोला जा सकता है। इस तथ्य का, इस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम LS1 इजिकल टू V प्रूव करेंगे। फिर हम कहेंगे कि S1 अगर सेट ऑफ Li वेक्टर्स है तो थ्योरम ट्रू हो जाती है क्योंकि S1 बेसिस होगा। फिर हम कहेंगे यदि S1 सेट ऑफ LD वेक्टर्स है तो ये बेसिस नहीं हो सकता। फिर हम एक एलिमेंट निकाल देंगे और फिर हम कहेंगे कि यही प्रोसेस अगर हम लगातार करते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारे पास एक सेट बैठेगा जो LS इजिकल टू V को फॉलो कर रहा होगा और उसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा। और जो सेट सिंगल एलिमेंट के साथ होता है उसमें दूसरा जब एलिमेंट नहीं है तो वो हमेशा Li वेक्टर्स का सेट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम फिर ये कहेंगे कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस लिया जाए तो जरूरी है कि उसका कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। तो यानी कि थ्योरम हमें ये सिखाती है कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस अगर है तो उसके पास बेसिस जो है वो अवश्य होगा। तो इसमें थ्योरम जो है बड़ी है थोड़ी सी। अब ये मेन पार्ट जो है हमारा शुरू हो गया है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे ले लेते हैं प्रूफ। लेट S इजिकल टू ले लेते हैं α1 α2 डॉट डॉट αn। n वेक्टर मैंने इसमें डाल दिए हैं। इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF such that LS इक्वल टू V। अब हमने सबसेट S ले लिया है और इसके अंदर प्रॉपर्टी डाली है कि LS इक्वल टू V होगा। अब इसे बेसिस होने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी को फॉलो करना है कि ये सेट ऑफ Li वेक्टर्स होना चाहिए। अब दोनों संभावना पे विचार करते हैं। इफ S इज सेट ऑफ Li vectors then S is basis। अब हमने ये कह दिया है कि अगर S सेट ऑफ Li वेक्टर्स है तो वो जो है बेसिस होगा। अब दूसरी संभावना तलाशते हैं। इफ S is not, बल्कि ऐसे कह देते हैं इफ S is सेट ऑफ LD vectors then S is not basis। अगर ये LD वेक्टर का सेट है तो ये बेसिस नहीं हो सकता। अब
एलडी वेक्टर का सेट है तो बेसिस नहीं हो सकता। अब एलडी वेक्टर की प्रॉपर्टी जो है थ्योरम नंबर चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपके पास कोई सेट एलडी वेक्टर्स है तो उसमें से कोई सा भी वेक्टर जो है अपने पीछे वाले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। तो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन ना लिखने के बाद बजाय हम एक में शॉर्टकट में एलसी यूज कर देंगे, तब हम थ्योरम यूज करेंगे। देन एस इज नॉट बेसिस सिंस S is set of LD vectors, then any vector alpha k ब्रैकेट में से ऐसे कोई वेक्टर मान चुन लिया है मैंने यहाँ पर, देन एनी वेक्टर अल्फा के ब्रैकेट में लिख देते हैं से विल बी लीनियर combination of alpha 1 alpha 2 dot dot alpha k minus 1। ये जो कोई वेक्टर अल्फा के है तो अपने पीछे जो वेक्टर पढ़ते हैं उनका वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देन अल्फा के इक्वल टू एलसी और सेट में डाल देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1। एलसी में ऐसा समझना A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 कर रहा है तो उसकी जगह शॉर्टकट में हमने इस तरह से लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब अल्फा के को पीछे वाले के लीनियर कॉम्बिनेशन में खोल सकते हैं। अब इस सेट में से अल्फा के को हटा दीजिएगा और एक नया सेट मान लीजिएगा। कंसीडर द सेट S1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा एन। अब यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या फर्क है। यहाँ पर अल्फा 1 से अल्फा एन तक के सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा 1 से अल्फा एन तक के सारे वेक्टर नहीं है, एक वेक्टर बीच का गायब है अल्फा के। चूंकि मैंने अल्फा के को यहाँ से हटा दिया है, अल्फा के को मैंने यहाँ से हटा लिया है। अब इसकी डेफिनेशन का यूज करते हैं LS इज इक्वल टू बी का। अब हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि S1 जो है LS1 इज इक्वल टू बी होगा। वी विल प्रूव दैट LS1 इज इक्वल टू बी। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि LS1 इज इक्वल टू बी को फॉलो करेगा। अब चूंकि इसका सारा लेते हैं, चूंकि LS इज इक्वल टू बी है, इस टू इम्प्लाइज alpha belongs to B, is to implies alpha is equal to LC of S के सेट के एलिमेंट डाल दीजिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं LS इज इक्वल टू B है, यानी कि S के लीनियर कॉम्बिनेशन से B प्राप्त हो रहा है, तो B का कोई भी एलिमेंट जो है इस सेट S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने देखिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n डाल दिए हैं। अब इसमें से एक पद मैं अलग ले लेता हूँ। इस टू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू LC ऑफ, अब सेट में डाल देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 कॉमा अल्फा के प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा n और प्लस यहाँ अलग डाल देते हैं अल्फा के। अब यहाँ पर LC लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा जाएगा ना A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 डॉट डॉट लिखा जाएगा। अब उसमें से बाकी तो मैंने सब वहीं छोड़ दिए, लेकिन ये मैंने अलग डाल दिया A के अल्फा के। अब A के अल्फा के लिए यहाँ से यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यूज इक्वेशन 1 इज टू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू LC ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा n प्लस A के, और यहाँ हो जाएगा LC ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1। ये यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग किया गया है। जब ये LC खुलेगा तो A1 अल्फा 1 इंटू फील्ड का कॉफिशिएंट, फील्ड का एलिमेंट अल्फा 2 फील्ड का कॉफिशिएंट। जब लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो वेक्टर के साथ फील्ड का एलिमेंट डाल देते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना।
फील्ड के एलिमेंट में फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो फील्ड का एलिमेंट आएगा, प्लस करेंगे तो भी फील्ड का एलिमेंट आएगा। अब आप यहाँ इस बात को ऐसे समझिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर A1 अल्फा 1 है और मान लीजिएगा यहाँ पर B1 अल्फा 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर A के B1 अल्फा 1 हो जाएगा। अब इस वाले पद में से इस वाले पद में जब कॉमन लेंगे तो अल्फा 1 कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले में से A1 मिलेगा, दूसरे वाले में से A के B1 मिलेगा। लेकिन फील्ड के एलिमेंट की फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फील्ड का एलिमेंट आएगा, ऐड करेंगे तो भी फील्ड का एलिमेंट आएगा। और जब फील्ड के एलिमेंट की वेक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा के की चूंकि वैल्यू रखी जा चुकी है तो ये अल्फा 1 वाला इस अल्फा 1 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, अल्फा को 2 वाला अल्फा 2 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, अल्फा के माइनस 1 का अल्फा के माइनस 1 के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो अब जो वेक्टर्स आएंगे वो यही वाले सारे वेक्टर्स आ जाएंगे जिसमें अल्फा के उपस्थित नहीं होगा। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, इस टू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू LC ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 और डॉट डॉट अल्फा n। अब इस प्रकार से वेक्टर आ जाता है हमारा। अब ये जो वेक्टर है इसमें जो एलिमेंट है देखिएगा वो यहाँ से आ रहा है, ये कहाँ है मेरा, ये S1 हो गया है। अब ये S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है और यहाँ से मैं अल्फा प्राप्त कर रहा हूँ और अल्फा की जो वैल्यू है वो B से आई है। तो यानी कि मेरा स्टेटमेंट ये कहता है कि B का कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो वो S1 सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है LS1 इक्वल टू B। अब S में n वेक्टर्स थे, अब मैंने एक अल्फा के बाहर करके एक नया वेक्टर्स निकाल दिया और LS1 इक्वल टू B फॉलो कर दिया। फिर वही संभावना उत्पन्न होती है कि अगर ये Li का सेट है तो ये बेसिस हो जाएगा और नहीं है तो फिर इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे और इसी प्रोसेस को दोबारा करते करते एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि हमें एक ऐसा वेक्टर प्राप्त हो जाएगा कि जो अकेला होगा, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक ही वेक्टर होगा और वो 100% Li होगा और LS तो फॉलो हो ही रहा है हर बार। तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस का बेसिस जरूर होता है। अब आगे थ्योरी लिख लेते हैं, LS1 इक्वल टू V आ जाता है। इफ S1 इज सेट ऑफ Li वेक्टर्स देन S1 इज बेसिस। अगर ये Li वेक्टर का सेट है तो ये बेसिस हो जाता है। इफ S1 इज सेट ऑफ LD वेक्टर्स देन प्रोसीडिंग, अब ऊपर की तरह से क्रिया दोहराई जाएगी, देन प्रोसीडिंग अबव वी गेट ए सेट S2 ऑफ n-2 वेक्टर्स सच दैट LS2 is equal to V। अब हम ये कह रहे हैं पहले सेट S था, एक वेक्टर कम करके मैंने S1, तो S में जो वेक्टर लिए गए थे वो n लिए गए थे, एक कम करके n-1 हो गए। अब एक मैंने और कम कर दिया तो n-2 वेक्टर हो गए। अब ऊपर वाली व्याख्या जो हमने करी गई है उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक वेक्टर और घटा दें तो हमारे पास n-2 वेक्टर का सेट बनेगा जिसका नाम S2 होगा। और वो भी जिस S से जब S1 बनाया तो LS1 इक्वल टू V आया, जब S1 से S2 बनाएंगे तो अभी LS2 इक्वल टू V आएगा। तो यानी कि ये तो हर बार होता ही रहेगा। अब देखिएगा एक वेक्टर इसमें से कम हो चुका है, अब फिर ये कह देते हैं if S2 is set of Li vectors then S2 is basis। अगर S2 सेट ऑफ Li वेक्टर्स होगा तो ये बेसिस हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो इसी प्रोसेस को हम बार बार दोहराते रहेंगे। अब हम लास्ट लाइन में आ जाते हैं, लास्ट स्टेप, इफ नॉट देन बाय कंटिन्यूइंग द अबव प्रोसेस, यानी कि अगर आपको LD मिलते रहेंगे हर बार तो आप इसी प्रोसेस को दोहराते रहिएगा। बाय कंटिन्यूइंग द अबव प्रोसेस वी ऑब्टेन
ए सेट, कोई नाम दे देता हूं इसका मैं, टी वी ऑब्टेन ए सेट टी सच दैट L2 is equal to V। अब मैंने S1 S2 S3 करके मैंने नाम नहीं दिया है क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि कितने वेक्टर हटाने के बाद ऐसा प्राप्त होगा। सच दैट L2 is equal to V, then T will be basis if it is set of Li vectors। अब इसी प्रोसेस को दोहराते करने पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमें एक सेट T मिलेगा जो L T इक्वल टू V को फॉलो करेगा और वो सेट ऑफ Li वेक्टर्स होगा, तो इस कारण से वो जो है बेसिस बन जाएगा। ये थ्योरम जो है इस प्रकार से प्रूव हो जाती है। अब थ्योरम नंबर थर्ड है इनवेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बेसिस सेट। इनवेरियंस निश्चलता, अपरिवर्तित रहना। ये थ्योरम नंबर थर्ड आपको ये सिखाएगी कि कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर है और आप उसके दो बेसिस लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। यानी कि थ्योरम हमसे ये कहती है कि आप कोई भी वेक्टर स्पेस ले लीजिएगा, उसके जितने भी बेसिस तैयार आप करेंगे तो उनमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ये ध्यान रखना है आपको, बेसिस की डेफिनेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिस का बहुत बड़ा रोल है इसमें लीनियर अलजेब्रा में। बेसिस में एक सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का जो कि LS इक्वल टू V को फॉलो करता है और सेट ऑफ Li वेक्टर्स होता है। अब अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं इसके दो बेसिस तैयार करूंगा वेक्टर स्पेस के, और उसमें ये ध्यान रखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अलग अलग लूँगा। नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग लूँगा यानी कि मैं पहले ही मान करके चलूँगा कि थ्योरम जो कह रही है वो गलत कह रही है। जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग लेकर के चलूँगा तो मैं एक एलिमेंट के, एक वेक्टर के, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दूंगा, यानी कि ट्रांसफर करना शुरू करूँगा, है ना। तो जैसे मैं या पहले अभी मैं लिख देता हूँ इसमें किस तरह से मैं बेसिस ले रहा हूँ, इस तरह से ले लेते हैं प्रूफ। ऐसे मान लीजिएगा लेट V1 इज इक्वल टू ले लीजिएगा α1 α2 डॉट अल्फा n। अब देखिएगा नंबर m तक डाले हैं मैंने, एंड B2 इज इक्वल टू β1 β2 डॉट बीटा n आर बेसिस ऑफ VF। अब मेरे प्रोसेस करने का तरीका देखिएगा कैसे प्रोसेस होगी। यहाँ पर मैंने एक बेसिस B1 लिया है, पहचान के लिए एलिमेंट अल्फा के पदों में डाल दिए गए हैं और इसमें नंबर मैंने m चुने हैं। दूसरा मैंने बेसिस B2 लिया है, दूसरा बेसिस मैंने B2 लिया है जिसमें मैंने β1 β2 डॉट बीटा n डाले हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने n लिए हैं। तो मैंने दो बेसिस लिए हैं, एक B1 लिया है और एक B2 लिया है। एक के एलिमेंट को पहचान के लिए मैंने अल्फा डाला है और दूसरे वाले को मैंने बीटा डाला है और इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने अलग अलग लिए हैं। और मेरी थ्योरम अगर सत्य है तो प्रूव होकर के आएगा n इज इक्वल टू m, यानी कि जितने एलिमेंट पहले में है उतने एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। अल्फा बीटा इसे अलग अलग किए गए हैं जिससे कि पहचान हो सके कि कौन सा एलिमेंट किसका है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मेरी थ्योरम ये कहती है कि अल्फा वाले इधर बीटा की तरफ को डालने हैं और बीटा वाले जो है वो अल्फा की तरफ को डालने हैं। इसमें आपकी मदद करेगी बेसिस, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन में LS इक्वल टू B को फॉलो होता है। तो यानी कि वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे, अब B1 जो है वो भी VF का सबसेट है, B2 जो है वो भी VF का सबसेट है, तो B1 B2 के जितने भी एलिमेंट है वो V में होंगे ही होंगे वेक्टर स्पेस में। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी सेट का एक एलिमेंट लेकर के दूसरे वाले सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन खोल दूंगा, फिर उसमें रख दूंगा। तो होगा क्या इस प्रोसेस से, एक एलिमेंट अपने सेट का हटता चला जाएगा और दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे सेट का आता चला जाएगा। देखिएगा किस प्रकार से। अब यह है अब इधर से मैं एलिमेंट चुनना शुरू करता हूं, चूंकि B1 इज बेसिस देन L B1 इज इक्वल टू B। B1 बेसिस है तो ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा L B1 इज इक्वल टू B का।
अब ये भी एलिमेंट बी से आए हैं और ये भी एलिमेंट बी से आए हैं। अब इसमें से मैं जो है एक एलिमेंट को जो है चुन लेता हूँ। मान लीजिएगा मैं बीटा 1 को चुनता हूँ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ फॉर बीटा 1 बिलोंग्स टू बी इज टू इम्प्लाइज बीटा 1 इज इक्वल टू LC ऑफ, अब बेसिस ये वाला ले लेता हूँ मैं, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। अब इसे मैंने इसका LC कॉम्बिनेशन में डाल दिया है, LC ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m में डाल दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसमें से एक एलिमेंट मैं हटाने वाला हूं, LC ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स हो जाएगा। अब यहाँ से बीटा 1 मेरा LC आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ। अब इस बीटा 1 को मैं इधर की तरफ डालता हूँ B1 में और एक नया सेट बना देता हूँ। कंसीडर द सेट S इज इक्वल टू ऐसे कर दीजिएगा बीटा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। अब यहाँ देख लीजिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m बेसिस का सेट था, तो ये तो सेट ऑफ Li वेक्टर्स था, लेकिन मैंने इसमें इंट्रोड्यूस क्या कर दिया है बीटा 1, और बीटा 1 निर्भर करता है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m पर, तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। और लीनियर कॉम्बिनेशन अगर है तो ये सेट ऑफ Li वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि इसमें बीटा 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये हो जाएंगे मेरे LD वेक्टर्स। तो अब ये जो मेरा सेट हो जाएगा ये LD वेक्टर्स का सेट हो जाएगा। नाउ S इज सेट ऑफ LD वेक्टर्स। इस प्रकार से जो मेरा नया सेट प्राप्त हुआ है वो सेट ऑफ LD वेक्टर्स हुआ है। अब इसमें मैं चैप्टर नंबर 3 की थ्योरम लगा देता हूं। देन एनी अल्फा के बिलोंग्स टू S कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर combination of preceding factors। अब मैंने चैप्टर नंबर 3 की थ्योरम को यूज कर दिया है कि अगर ये सेट ऑफ LD वेक्टर्स है, इसमें से कोई मैं कोई अल्फा के वेक्टर चुनता हूं तो वो पीछे वाले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। अब इसमें अल्फा के इक्वल टू बीटा 1 है, तो यहां से देख लीजिएगा। अब यहां से अल्फा के बीच में कहीं यहां पड़ेगा तो बीटा वाले ले लेता हूं मैं। देन अल्फा के इज इक्वल टू LC, सेट में बीटा 1 आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा, डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये मैंने पीछे वाले एलिमेंट के पदों में जो है खोल दिया गया। अल्फा के इज इक्वल टू LC और पीछे वाले वेक्टर मैंने खोल दिए। अब मैं डेफिनेशन दोबारा यूज करने जा रहा हूँ। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अब मैं डेफिनेशन दोबारा यूज करने जा रहा हूँ। ये वाली डेफिनेशन LB1 इज इक्वल टू B है, तो मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन खोलूंगा। उस लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा के आएगा, उस अल्फा के की मैं वैल्यू डालूंगा तो अल्फा के हट जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रोसीजर आपको सीखना पड़ेगा। अब ये मेरा बेसिस है, तो B का मैं एक एलिमेंट लूंगा, B का एलिमेंट लेने के बाद इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा के मौजूद होगा। समीकरण नंबर 2 से मैं अल्फा के की वैल्यू डालूंगा तो अल्फा के खुद हट जाएगा, बीटा 1 आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा, डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 आ जाएगा। पहले के वेक्टर मेरे पहले से ही पढ़ोगे, जैसे लास्ट वाली थ्योरम में करा था। तो मेरा जो नया वेक्टर्स आएगा वो ये वाला सेट आएगा, एक नया सेट प्राप्त होगा जिसमें अल्फा के नहीं होगा, यानी कि बीटा 1 तो होगा लेकिन अल्फा के नहीं होगा। तो मैं एक नया सेट ऐसा प्राप्त कर लूंगा कि जो LS की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना, और सेट ऑफ Li वेक्टर्स होगा। और उसके अंदर खास बात क्या होगी, उसके अंदर खास बात यह होगी कि एक अल्फा वाला एलिमेंट हट चुका होगा और बीटा वाला एक इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। बस हमें एक स्टेप करना है, बाकी प्रोसीडिंग सिमिलरली बढ़ जाएगा। अब ऐसे ले लेते हैं, चूंकि LB1 is equal to B, then for alpha belongs to B is to implies alpha is equal to LC of
अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m, LC ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1 अल्फा k प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा m। ध्यान से देखिएगा ये वही लाइन है जो पीछे वाली थ्योरम में थी, और प्लस एक पद मैंने यहाँ डाल दिया है a k अल्फा k। अब a k अल्फा k डल चुका है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से लाइएगा इक्वेशन नंबर 2 से। यूज इक्वेशन 2, LC ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1 अल्फा k प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा m प्लस a k, ये हो जाता है LC ऑफ बीटा 1 कॉमा अल्फा 1 डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस करेंगे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही आ जाएगा, सही है। आप देखिएगा यहाँ पर वेक्टर क्या है, अल्फा 1 वाले भी हैं, अल्फा 2, ये वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये ऐसे के ऐसे आगे इन ये वेक्टर होंगे, इसमें आगे के ये पड़े हुए हैं, और एक अल्फा के गायब हो गया है, लेकिन देखिएगा क्यों इंट्रोड्यूस हो गया है, बीटा 1 इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अल्फा के इस सेट में से गायब हो चुका है, बीटा 1 आ चुका है। तो इसे लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू LC ऑफ, अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे बीटा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1 अल्फा k प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा m। अभी हमारे पास एक नया सेट आ गया है। इस नए सेट के अंदर खास बात यह है कि एक अल्फा वाला हटा है और एक बीटा वाला आया है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इस टू इम्प्लाई अल्फा एलिमेंट b से आया था तो b इक्वल टू कर देता हूं मैं LS1 और बेहद S1 में ये वाला सेट मान लेता हूँ, बीटा 1 कॉमा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1 अल्फा k प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा m। इस तरह से जो है अब एक बार प्रोसीजर हम फॉलो कर चुके हैं। अब ये नया सेट मेरा S1 आ गया है और b इक्वल टू किसके LS1 के। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो B1 B2 बेसिस लिए गए थे, तो ये सेट में मैंने एक प्रोसीजर में करके ये दिखाया कि अगर मैं एक अल्फा हटा करके एक बीटा वाला इधर डाल दूं तो जो नया सेट बनेगा वो लीनियर स्पान की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस मुझे रिपीट करनी है, अल्फा हटते जाने हैं और बीटा उसमें से आते जाने हैं। अभी इसी प्रोसेस को जो है हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं। अब हम थ्योरम का और स्टेप नहीं करेंगे, continuing the above process at each step, at each stage we exclude one alpha and include one beta so that the resulting set is स्पानिंग सेट। अब हमने यहाँ लिखा है कि ऊपर वाली प्रोसेस को अगर हम करते चले जाएं तो हर एक स्टेज पर एक अल्फा एक्सक्लूड होता है यानी कि बाहर निकलता है और एक बीटा इंक्लूड होता है, और इस तरह से जो सेट प्राप्त होता है वो LS इक्वल टू B को फॉलो करता है, यानी कि वो जो सेट बनेगा वो B का स्पानिंग सेट होगा। तो एक बार करने के बाद हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह से अब हम ये आ जाते हैं। अब यहाँ से अब ये अल्फा वाले देखिएगा कितने वेक्टर्स है m, तो इस प्रोसेस को आप m बार दोहराइएगा। कितनी बार दोहराइएगा? m बार। जब इस प्रोसेस को आप m बार दोहराएंगे तो आपके पास जो वेक्टर्स आ जाएंगे वो अल्फा वाले हट जाएंगे और बीटा वाले यहाँ पर आ जाएंगे। प्रोसीडिंग द प्रोसेस m times we get the set। अब देखिएगा मैंने नोटेशन कैसे दी है, SM। जब एक बार प्रोसेस करी, एक अल्फा हटा एक बीटा आया तो नाम दिया मैंने S1,
2 बार प्रोसेस करेंगे तो 2 अल्फा हट जाएंगे, 2 बीटा आ जाएंगे, तो नाम हो जाएगा S2। और यहाँ देखिएगा कितनी बार प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, m टाइम्स प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैंने नाम दे दिया सेट का SM। वी गेट SM, ये हो जाएगा β1 β2 डॉट डॉट βm फॉर n ग्रेटर देन m। अब देखिएगा हर एक स्टेज में क्या है, अल्फा वाले हटने हैं, अल्फा वाले हटने हैं और बीटा वाले आने हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप गलत मान करके चलिएगा। मान लीजिएगा इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें क्या है 5 एलिमेंट है। अब इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है और प्रोसीजर को मैं 6 बार अप्लाई करता हूँ। कितनी बार अप्लाई करता हूँ, तो 6 बार अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से 6 बीटा इधर जाएंगे, लेकिन बीटा तो कर क्या है, केवल 5 है, तो यानी कि ये प्रोसेस 6 बार अप्लाई नहीं हो सकती। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचिएगा, ये वाली पोजीशन देखिएगा, यहाँ 6 एलिमेंट है और यहाँ 7 एलिमेंट है। अब इसमें मैं 6 बार ऑपरेशन लगाता हूँ तो 6 अल्फा गायब हो जाएंगे और इधर से 7 बीटा आ जाएंगे। तो यानी कि ये प्रोसेस करने के लिए जरूरी है कि इससे m बार अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो m छोटा नंबर होना चाहिए और n जो है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। अभी इसीलिए यहाँ लिखा गया है फॉर n ग्रेटर देन m, जो n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए। अब ये जो सेट मिलेगा उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी एंड LSM = B, और इस तरह से जो मुझे नया सेट प्राप्त होगा वो LSM = B होगा। लेकिन अब यहां से कंडीशन ले लेते हैं, बट SM सबसेट ऑफ B2। अब SM में कौन से वाले आ गए हैं, बीटा वाले। SM में कौन से वाले आ गए हैं, बीटा वाले आ गए हैं। और बीटा वाले एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, B2 से आ रहे हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे इसके अंदर पड़ेंगे, सही है ना। तो B2 ये SM जो होगा वो मेरा सबसेट हो जाएगा B2 का, क्योंकि मैंने लिया है n ग्रेटर देन m, सही है ना। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप थोड़ी देर ये मान लीजिएगा यहाँ पर 6 एलिमेंट है और यहाँ पर क्या है 7 एलिमेंट है। अब ये प्रोसेस में 6 बार करता हूँ तो मान लो β1 आ जाता है, β2 आ जाता है, β3 आ जाता है, β4 आ जाता है, β5 आ जाता है, β6 आ जाता है। तो β6 तक के एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 7 है तो यहाँ पर एक एलिमेंट फालतू है। तो ये जो नया सेट बनेगा बीटा से वो इसका सबसेट होगा। इसी कारण से मैंने लिख दिया है कि SM सबसेट होगा B2 का, SM B2 का सबसेट है। लेकिन नियम क्या होता है, B2 बेसिस है, बेसिस का सबसेट अगर कोई होगा, बेसिस का सबसेट अगर कोई होगा तो वो बेसिस नहीं हो सकता। बस इसी चीज को पकड़ेंगे यहाँ पर। बट SM सबसेट ऑफ B2 एंड B2 इज बेसिस एंड B2 इज बेसिस, बल्कि ऐसे लिखते हैं, बट SM सबसेट ऑफ B2 which is not possible since B2 is basis। बेसिस से छोटा, बेसिस से छोटा अगर कोई सेट बनाते हैं बेसिस में से एलिमेंट लेकर के तो वो बेसिस नहीं बन सकता है ना। और जबकि आप डेफिनेशन को फॉलो करने जा रहे हैं कि LSM = B है। अब बेसिस से छोटा कोई भी LS को फॉलो नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। पीछे चैप्टर नंबर 2 में थ्योरम की कॉलरी हो चुकी थी कि सबसे छोटा जो सेट होता है, सबसे छोटा जो सब स्पेस बनता है वो अपना ही बनता है। LS = S ही सबसे छोटा होता है। यानी कि B2 को अगर आप बेसिस कर रहे हैं, B2 को बेसिस कर रहे हैं तो वो B2 = B को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें से अगर आपने एक भी एलिमेंट हटा दिया तो गारंटी है कि वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर सकता। यानी कि उसके स्पानिंग सेट्स बनाने से, उसका लीनियर स्पान करने से आप किसी भी हालत में वेक्टर स्पेस प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि आप सीधे सीधी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि बेसिस सबसे छोटा वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है जिसके स्पानिंग से, यानी कि जिसके फैलाव से, यानी कि जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप वेक्टर स्पेस प्राप्त कर सकते हैं। उससे छोटा कोई सेट ऐसा पॉसिबल नहीं है
जो एलएस की डेफिनेशन को फॉलो करके वी को प्राप्त करते। तो यही हमने लिखा है, बट SM सबसेट ऑफ B2 which is not possible since B2 is basis। सो अब ये जो हमारा नियम बना था वो ये नियम बना था कि n ग्रेटर देन m के होना चाहिए, तो ये बात गलत हो जाती है। अब गलत अगर हो जाती है तो इसका मतलब है n m से बड़ा नहीं हो सकता। सो n नॉट ग्रेटर देन m, इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 3। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब हम इसमें 2 लाइन अभी और लिखेंगे। अब हमें तो सिद्ध करना है कि m और n जो है दोनों बराबर होंगे, दोनों बेसिस में एलिमेंट की संख्या बराबर होगी। हमें m इक्वल टू n सिद्ध करना है। अब हम B1 और B2 का रोल इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो अभी क्या कर रहे थे, B1 करेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे। अब हम ये कहेंगे कि B1 और B2 का रोल इंटरचेंज कर दो, यानी कि बीटा वाले हटाने शुरू करो और अल्फा वाले लाने शुरू करो। जब हमने अल्फा वाले हटाए और बीटा वाले लाए तो जो आ रहा है वो नंबर n है, तो n नॉट ग्रेटर देन m आ गया। अब n की जगह m आ जाएगा और m की जगह n आ जाएगा। अब ऐसे कर लेते हैं। नाउ इफ वी इंटरचेंज रोल ऑफ B1 and B2, i.e. excluding 1 beta and including 1 alpha at each stage। By doing this process, doing this process n times। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने कितनी बार प्रोसेस करी थी, यहाँ पर m टाइम्स प्रोसेस करी थी। क्योंकि मैं अल्फा वाले हटा रहा था तो जो मुझे m बार करना पड़ता, अब मैं बीटा वाले हटा रहा हूँ तो मुझे प्रोसेस n बार करनी पड़ेगी। अब इसका उल्टा रिजल्ट ले लेते हैं। दिस प्रोसेस n times we get as above। ऊपर की तरह से अब हम ये प्राप्त करेंगे m नॉट ग्रेटर देन n, इक्वेशन 4। अब रिजल्ट हमारे पास आ चुका है बाय इक्वेशन 3 and 4। अब दोनों इक्वेशन को मिला दीजिएगा। आप यहाँ पर कह रहे हैं n का मान m से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पर कह रहे हैं m का मान n से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब एक ही रिजल्ट बनता है कि n से m बड़ा नहीं है और m से n बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। बाय इक्वेशन 3 and 4 n इक्वल टू m। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि n इक्वल टू m क्या होगा। अब ये 2 बेसिस तैयार करेंगे तो अब आपको ध्यान क्या रखना है आगे, कि अगर आप कितने भी बेसिस तैयार कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट समान होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट ना तो फालतू हो सकता है ना एलिमेंट कम हो सकता है। तो अब हमारा ये थ्योरम हमसे ये सिखाती है कि वेक्टर स्पेस के, किसी भी वेक्टर स्पेस के इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं, लेकिन बेसिस प्राप्त करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। आज की वीडियो के लिए 2 थ्योरम ही सफिशिएंट है, क्योंकि थ्योरम थोड़ा भारी है। कम से कम 2 बार वीडियो जरूर वॉच करिएगा, एक बार ओरली और फिर लिख के, कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें कहना क्या है। वीडियो को आपको तब तक वॉच करना है जब तक कि आपको थ्योरम ओरल ना समझ में आ जाए, यानी कि वो जवानी कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आप संक्षिप्त रूप आप थ्योरम का बना सकते हैं तो फिर आप उसे लिख भी सकते हैं।